हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि उसका ब्रीफ बैकग्राउंड हिस्ट्री 47-48 में क्या इवेंट्स हुए थे, क्या घटनाएं हुई और उसके बाद का क्या घटनाक्रम चला है कश्मीर स्टेट में, हम देखेंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड जनरल स्टडीज़ एट स्टडी IQ। शुरुआत करते हैं कश्मीर की हिस्ट्री से। बिल्कुल शॉर्ट में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास अर्लीस्ट रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उसमें पता चलता है कि कश्मीर का जो रीजन है वो मौर्यन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और बाद में मौर्यन एम्पायर के बाद में वहाँ पे कुशान्स का रूल हुआ और कुशान बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे और काफ़ी उसे बढ़ावा भी दिया उन्होंने। इसीलिए बुद्धिज़्म कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंस उसकी हुई, काफ़ी लोग बुद्धिज़्म को कन्वर्ट कर गए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूप बनाए गए। इनफैक्ट 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में ऑर्गेनाइज करी थी एक कुशान रूलर जिसका नाम था कनिष्क। कुशान्स के जाने के बाद 5th से 14th सेंचुरी लगभग 1000 साल तक अलग अलग हिंदू डायनेस्टीज़ का रूल रहा कश्मीर में और इन्हीं में से एक ने कश्मीर के फेमस सन टेम्पल बनवाया जिसका नाम है मर्तांड सन टेम्पल। डायनेस्टी का नाम कारकोता डायनेस्टी था, आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ये मर्तांड सन टेम्पल याद रखिए। उसके बाद 14th सेंचुरी और 13th सेंचुरी में इस्लाम कश्मीर में आया और धीरे धीरे कश्मीर की काफ़ी पॉपुलेशन इस्लाम में कन्वर्ट कर गई और फाइनली वहाँ का जो राजा था उसने भी इस्लाम अपना लिया और तभी सल्तनत ऑफ कश्मीर की शुरुआत होती है और ये लगभग 200 साल चली, 14th से 16th सेंचुरी। उसके बाद मुगल्स ने कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले लिया अकबर के समय में और उसके बाद अफ़गान्स ने अटैक किया 1751 में। दुर्रानी एम्पायर जो था अहमद शाह अब्दाली के अंडर में, उन्होंने अटैक किया था और क्योंकि इस वक्त तक मुग़ल बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे तो इन्होंने आसानी से कश्मीर जीत लिया। लेकिन कुछ साल बाद में सिख एम्पायर रणजीत सिंह के अंडर में सिखों ने अफ़गान्स को हराया और उनसे कश्मीर अपने कब्ज़े में ले लिया। लेकिन इसके कुछ ही सालों बाद ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिखों को हरा दिया, सिख एम्पायर को हरा दिया। रणजीत सिंह जी की डेथ हो चुकी थी इस वक्त तक और उसके बाद काफ़ी आसानी से ये किंगडम हार गया और उसके बाद वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने डोगरा घराने को राज करने के लिए बिठा दिया। ये डोगरा जो थे, ये डोगरा डायनेस्टी सिख एम्पायर के अंडर में ही एक फ्यूडल लॉर्ड्स थे या फिर आप कह सकते हैं ये जम्मू के इलाके में रूलर्स थे, लेकिन ये सिख रूलर्स के अंडर में थे। लेकिन इन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद करी और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इन्हें गिफ्ट के तौर पर 1846 में कश्मीर दे दिया। हालांकि इसके लिए 75 लाख रुपीज़ दिए थे गुलाब सिंह ने, महाराजा गुलाब सिंह जो डोगरा राजा थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को 75 लाख रुपए दिए थे। तो 1846 के बाद 100 साल तक आज़ादी तक ये डोगरा डायनेस्टी ने यहाँ पर राज किया। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल किंगडम ऑफ कश्मीर रहा है ये उसका मैप है। ये पूरा जो कश्मीर का जो स्टेट है ये पूरा उस किंगडम के अंडर में आता था। काफ़ी बड़ा किंगडम था ये और पूरा लगभग पहाड़ी इलाका है इसमें। ये उस किंगडम का फ्लैग है, जो कश्मीर का किंगडम था उसका ये झंडा है। आज़ादी के वक्त डोगरा डायनेस्टी के महाराजा हरी सिंह कश्मीर में थे और इन्होंने डिसाइड किया कि ना मुझे भारत में जाना है ना मुझे पाकिस्तान में शामिल होना है, मुझे न्यूट्रल रहना है। इनका सपना था कि कश्मीर को एशिया का स्विट्ज़रलैंड बनाया जाएगा, यानी कि न्यूट्रल देश, कहीं भी किसी भी लड़ाई में हम शामिल नहीं होंगे। हालांकि जब ये न्यूट्रलिटी की बात कर रहे थे उसी वक्त शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कश्मीर में लगभग 20 साल से उस वक्त काम कर रही थी, ये चाहती थी कि कश्मीर में डेमोक्रेसी आए, सेल्फ रूल आए, यानी कि राजा नहीं, वहाँ पे प्रजा का राज हो। और इस डेमोक्रेसी के लिए वो लगभग 1930-31 से कार्यरत थे। काफ़ी स्ट्रगल किया था, प्रोटेस्ट किए थे इन्होंने राजा के अगेंस्ट। ये चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, जैसा कि इंग्लैंड में होता है कि राजा है लेकिन राजा के पास ज़्यादा ताकत नहीं है, बहुत ही कमज़ोर है, ताकत सारी पार्लियामेंट के पास होती है। ये चाहते थे शेख अब्दुल्ला। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा साथ था, क्योंकि कांग्रेस भी आज़ादी चाहती थी, डेमोक्रेसी चाहती थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में डेमोक्रेसी के लिए कार्यरत थी। 1947 में अंग्रेज़ों ने भारत का विभाजन कर दिया दो देशों में, भारत और पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी ये थियोरी थी टू नेशन थियोरी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग देश हैं, दो अलग अलग समुदाय ही नहीं, पूरी तरह से दो अलग देश हैं।
ऐसा उनका मानना था और यही उन्होंने एक बहुत बड़ा कारण बताया था कि इस देश को, भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करना पड़ेगा। तो उनकी इस थियोरी के अकॉर्डिंग मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर, उस वक्त कश्मीर में 77% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उसे पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराजा हरी सिंह न्यूट्रल रहना चाहते थे, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। इसका मतलब कि हम स्टेटस क्यूओ मेंटेन रखेंगे। स्टैंड स्टिल का मतलब है कि स्थिति यथावत रहेगी, हम आपसे व्यापार जारी रखेंगे, कम्युनिकेशन, रोड्स सभी खुली रहेंगी, लेकिन हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। तो ये एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट था एक तरह से, और ऐसा ही स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भारत के साथ भी वो साइन करना चाहते थे और इस बारे में बातचीत चल ही रही थी। लेकिन तब तक कुछ घटनाएं हुई जिनके कारण लड़ाई छिड़ गई। पहली घटना होती है रिबेलियन इन पुंछ। पुंछ में कुछ पूर्व सैनिक थे जो ब्रिटिश आर्मी में शामिल थे, वो हरी सिंह की आर्मी के खिलाफ बगावत पर उतर आए और इस बगावत में हुआ ये कि राजा की आर्मी ने उन पर फायर कर दिया, कुछ लोगों की मौत हो गई और इससे बात बढ़ गई और ये बगावत काफ़ी बड़े स्तर पर पुंछ एरिया में शुरू हो गई। दूसरी चीज़, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पूरे देश में दंगे चल रहे थे, काफ़ी जगहों पे दंगा फसाद हुआ था। उसी तरह जम्मू में भी दंगे हुए और इसमें मुसलमानों को वहाँ से भगा दिया गया, उन्हें मारा गया और इसीलिए कई हज़ारों मुसलमान जम्मू एरिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए। तो इस तरह का कम्युनल वायलेंस वहाँ पे जारी था। ये दोनों कारण थे कि पाकिस्तान ने, ये ऑफिशियली पाकिस्तान ने ये दोनों रीज़न दिए कि हम ट्राइबल लीडर्स को, वहाँ पे ट्राइबल फाइटर्स को भेज रहे हैं अटैक करने के लिए। और ये ट्राइबल जो थे ये पश्तून फाइटर थे, पख्तून फाइटर्स थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, यानी कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान से लगता हुआ उत्तरी इलाका है, उस एरिया से ये आए थे। और उन्हें ट्रेन किया गया, हथियार सप्लाई करे गए पाकिस्तान सरकार द्वारा और उन्होंने 22 अक्टूबर को वेल ऑफ कश्मीर यानी कि कश्मीर की घाटी में हमला कर दिया। और ये दो उन्होंने रीज़न उस वक्त दिए थे कि इसलिए हमने हमला किया है। यहाँ पे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस स्थित हैं। ये इलाका पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा इलाका जो है, यहाँ से हमला हुआ था और बारामुल्ला और उड़ी से होते हुए श्रीनगर के आसपास तक अटैक हुआ और यहाँ से पुंछ से भी अटैक हुआ। तो जैसे ही ये अटैक शुरू होता है, महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी, भारत सरकार से, और भारत सरकार ने कहा कि अगर आपको हमारी आर्मी की ज़रूरत है तो आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा, एक्सीड करना पड़ेगा भारत को। इसीलिए 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। महाराजा हरी सिंह ने भारत में शामिल होने का निर्णय ले लिया। जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो अंडर प्रेशर साइन किया गया है, ड्यूरेस का मतलब होता है प्रेशर, और ये एक अनपॉपुलर राजा के द्वारा साइन किया गया है और ये वहाँ की जनता के निर्णय को नहीं दर्शाता है। विल ऑफ पब्लिक इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड, पाकिस्तान ने ऐसा कहा। लेकिन ऑफिशियली जो रूल्स तय किए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा भारत छोड़ने के वक्त कि अगर आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, उन रूल्स के तहत महाराजा हरी सिंह का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो पूरी तरह से वैलिड था, लीगल था। ये आप फोटो देख सकते हैं, महाराजा हरी सिंह यहाँ पे हैं और ये शेख अब्दुल्ला हैं। तो देखिए, शेख अब्दुल्ला हालांकि डेमोक्रेसी चाहते थे लेकिन उन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया, उन्होंने भी इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को स्वीकारा। इस एक्सेशन को एक टेम्परेरी या प्रोविजनल नेचर का दिया, टेम्परेरी नेचर था इसका, क्योंकि उसमें ऐसा कहा गया था कि जब लड़ाई पूरी होगी, शांति होगी, तब विल ऑफ द पीपल को असर्टन किया जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे ऐसी कोई प्लेबिसाइट की बात नहीं कही गई थी इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में। यहाँ पे बस ये कहा गया था कि हम आगे हो सकता है चुनाव करवाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे या जिस तरह से भी हम चाहें चुनाव करवाकर विल ऑफ द पीपल को असर्टन किया जाएगा, यानी जनता की राय को माना जाएगा। शेख अब्दुल्ला ने भी इसी कारण से इसे अपना पूरा सहयोग दिया और उन्हें एक इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का अध्यक्ष बना दिया गया, यानी कि जो एक टेम्परेरी सरकार बनाई गई थी उसका उन्हें इंचार्ज बनाया गया और महाराजा ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ झाड़ लिए। और इनफैक्ट महाराजा ने श्रीनगर छोड़ दिया था और वहाँ पे श्रीनगर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चल रहा था। तो देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होते ही भारत ने अपनी आर्मी को श्रीनगर पे भेजा और वहाँ पे तब श्रीनगर जाने के लिए रोड भी नहीं थी, तो इसलिए एरोप्लेन से मिलिट्री को भेजा गया और भारत की फ़ौज ने इस अटैक को पीछे खदेड़ दिया और इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान की पहली लड़ाई या फिर फर्स्ट कश्मीर वॉर शुरू होता है। इस लड़ाई की खास बात ये थी कि इसमें काफ़ी ऊंचाई पे हैवी फाइटिंग हुई थी, हाई एल्टीट्यूड्स पे, खास करके कारगिल और द्रास के सेक्टर्स में काफ़ी ऊंचाई पे भारत की फ़ौज ने पूरे दमखम से लड़ते हुए पाकिस्तान को पीछे खदेड़ दिया था।
आर्मी ने इन फौज को नॉर्दर्न एरियाज तक खदेड़ दिया, यानी कि जो कश्मीर की वैली है उसे मोर और लेस अपने कब्जे में ले लिया था। पूंछ राजौरी के एरियाज़ हैं वो भी अपने कब्जे में ले लिए थे। लेकिन ये लड़ाई जब चल रही थी उसी वक्त जो वेस्टर्न एरिया था कश्मीर का, यानी कि जो इस मैप में देखिए आप, ये इलाका है वेस्टर्न एरिया, ये कश्मीर ने यहाँ पे एक आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनाई गई, एक कठपुतली सरकार बनाई गई पाकिस्तान के सपोर्ट से, और इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसीलिए इसने अपना नाम दिया आज़ाद कश्मीर, और इसे ही आगे जाके पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, और ये आज भी आज़ाद कश्मीर के नाम से एक एरिया है जो कि एडमिनिस्टर होता है पाकिस्तान में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मुजफ्फराबाद जो कि आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कैपिटल है। उसके अलावा ये नॉर्दर्न एरियाज़ हैं गिलगिट और बल्तिस्तान, ये दो एरिया नॉर्दर्न एरियाज़ कहलाते हैं। ये भी इस वक्त पाकिस्तान के कब्ज़े में है, और बाकी जो भी आप वाइट कलर में देख रहे हैं ये कश्मीर की वैली है, और जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये है जम्मू और ये है लद्दाख डिवीज़न। तो ये 3 हिस्सों से मिलकर बना है, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, इससे मिलकर बनता है जम्मू और कश्मीर। और ये जो ब्लू, लाइट ब्लू में इलाका है ये अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और जो पिंक में दिख रहा है ये चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड है। जैसे ही लड़ाई छिड़ी उसके कुछ ही महीने बाद जनवरी 1948 में भारत यूनाइटेड नेशंस गया कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, और भारत पाकिस्तान दोनों गए थे वहाँ पे, और यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन बिठाया, उसका नाम लिया गया कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, UNCIP। इसमें 5 मेंबर बिठाए गए और इन्होंने भारत का दौरा किया, उन्होंने कश्मीर का दौरा किया, और एक निर्णय लेने की कोशिश करी, सॉल्यूशन लाने की कोशिश करी। हालांकि ये फेल हो गया, इनके रिकमेंडेशंस माने नहीं गए, लेकिन उस वक्त इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका गठन किया गया था। दूसरी चीज़ ये हुई कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है। ये रेजोल्यूशन बहुत ही फेमस है, रेजोल्यूशन 47 ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 3 स्टेप्स बताए गए जो कि तीनों कॉन्सिक्वेंशियल और नॉन बाइंडिंग है। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब है कि अगर पहला पूरा होता है तो ही दूसरा स्टेप हो सकता है, अगर पहला स्टेप पूरा नहीं हुआ तो दूसरे स्टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगली चीज़ थी ये नॉन बाइंडिंग थे, यानी कि ये बाइंडिंग नहीं थे, कंपलसरी नहीं थे, भारत पाकिस्तान की मर्जी है कि इन्हें मानना है या नहीं मानना है। तो देखिए पहला स्टेप जो इस रेजोल्यूशन में बोला गया वो था कि पाकिस्तान को अपने सारे नेशनल्स, अपने सारे लोग और इर्रेगुलर्स, यानी कि जो कबायली लड़ाके थे, ट्राइबल्स थे, उन्हें कश्मीर के एरिया से हटा देना है। इसका मतलब कि UN सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक तरह से मान लिया कि कश्मीर पे पाकिस्तान ने ही अटैक किया है। हालांकि उन्होंने आउटराइटली ऐसा कहा नहीं, लेकिन जब पहला स्टेप ये कहता है कि पाकिस्तान को अपने लोगों को वहाँ से हटा लेना चाहिए, तो इसका मतलब वही अटैक कर रहा है। दूसरा स्टेप, भारत को भी अपनी आर्मी वहाँ से हटानी है और सिर्फ उतनी मिनिमम फोर्स रखनी है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए, यानी कि बिल्कुल एक बेसिक फोर्स जो कि पुलिस जैसा काम करेगी उतनी आपको रीजन में रखनी है। लेकिन ये कब, जब पाकिस्तान अपनी आर्मी हटाएगा उसके बाद भारत को ये करना है। और तीसरा स्टेप था जब भारत भी अपनी आर्मी हटा ले तो वहाँ पे एक प्लेबिसाइट होगा जिससे कि विल ऑफ द पीपल असर्टेन होगी, यानी कि लोग क्या चाहते हैं। प्लेबिसाइट का मतलब होता है एक पॉपुलर वोट जिसमें जनता डायरेक्ट वोट डाल के ये तय करती है कि उसे क्या निर्णय लेना है। जैसे कि एक प्लेबिसाइट का एग्जांपल है 2016 में हुआ ब्रेक्जिट का वोट, वो भी एक तरह का प्लेबिसाइट था जिसमें यस नो डिसाइड किया था जनता ने, ना कि चुने हुए नुमाइंदे। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नॉर्मली वर्क करती है कि आप लोगों को चुनते हैं जो कि पार्लियामेंट में जाकर आपकी ओर से निर्णय लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेबिसाइट करवाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक वोट होता है प्लेबिसाइट। तो ये प्लेबिसाइट तब होगा जब पहले 2 स्टेप पूरे हो जाएं। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसा कभी हुआ नहीं। अगले 70 साल में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी वहाँ से नहीं हटाई और आज भी ये स्टेलमेट कंटिन्यू हो रहा है, यानी स्थिति यथावत है। क्योंकि पाकिस्तान ने फ़ौज नहीं हटाई तो भारत ने भी फ़ौज नहीं हटाई। पाकिस्तान कहता है कि अगर हम फ़ौज हटा लेंगे तो भारत अटैक करके हमारे एरिया पे कब्जा कर लेगा, और भारत भी यही बात बोलता है कि अगर हमने अपनी आर्मी कम करी तो पाकिस्तान अटैक करके कश्मीर पे कब्जा कर लेगा। तो ये जो सीज़ फायर हुआ था 1948 के एंड में, एक सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर यानी कि गोलीबारी रुक गई। ध्यान रखिए, सीज़ फायर और पीस एग्रीमेंट में फ़र्क होता है। सीज़ फायर का मतलब सिर्फ ये होता है कि अभी टेम्परेरीली एक बार लड़ाई बंद कर दें जब तक कि एक फ़ाइनल समझौता नहीं होता, और पीस एग्रीमेंट एक फ़ाइनल समझौता होता है। तो अभी तक एक फ़ाइनल समझौता नहीं हुआ है, पीस एग्रीमेंट अभी भी नहीं हुआ है। हालांकि शिमला अकॉर्ड्स में इसकी कोशिश करी गई थी 1972 में। तो 1948 में ये जो सीज़ फायर लाइन कहलाती थी ये एक तरह से डी फैक्टो बॉर्डर लाइन बन गई है। अब यही इंटरनेशनल बॉर्डर का एक तरह से काम करती है। हालांकि इसे कहते नहीं है इंटरनेशनल बॉर्डर, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यही बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का।
1972 में इसे नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, शिमला अकॉर्ड्स में। कहाँ पे? शिमला अकॉर्ड में। और शिमला अकॉर्ड में एक और चीज़ तय करी गई, याद रखिएगा, कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मसले को आपस में बातचीत से सुलझाएंगे। किसी तीसरे की मदद नहीं ली जाएगी, किसी तीसरे पक्ष की, किसी और देश की या फिर यूनाइटेड नेशंस की भी मदद नहीं ली जाएगी, हम आपस में ही इसे सुलझाएंगे। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन था शिमला एग्रीमेंट का। अब इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये LOC है, और इस लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ये है गिलगिट और बल्तिस्तान। फिर ये है आज़ाद कश्मीर डिवीज़न जिसे पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है। ध्यान रखिए पाकिस्तान में ये दोनों अलग अलग एरियाज़ हैं। गिलगिट बल्तिस्तान एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के तहत है और आज़ाद कश्मीर एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के तहत है। और भारत का जो ये पूरा एक ही स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 3 अलग अलग डिविजन्स हैं। पहला है कश्मीर, दूसरा है जम्मू और तीसरा है लद्दाख। लद्दाख की बाउंड्री यहाँ पर लगती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है LAC, भारत और चाइना के बीच में। चाइना ने अक्साई चिन पर कब्जा कर रखा है और इसीलिए इन दोनों के बीच की जो लाइन है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, और ये है LOC। इन दोनों को याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना ने अक्साई चिन पे कब्जा किया था 1962 के युद्ध के बाद। और एक और घटना होती है, इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान ने चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इस दोस्ती को फाइनलाइज करने के लिए पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। इसे कहते हैं ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट या फिर शख्सगाम वैली। ये 1963 में एक्चुअली इसकी बातचीत शुरू हो गई थी और 65 में फाइनल डील हुई थी। तो देखिए 1963 में ये एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, जो आप देख रहे हैं। तो अब ये भारत को बिल्कुल नागवार गुजरा। भारत ने ऐसा कहा कि अब आप इसमें तीसरी पार्टी ले आए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना कॉम्प्लिकेट हो चुका है, क्योंकि अब ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की बात नहीं है, अब चाइना भी इसमें एक पार्टी है। तो अब कल कोई भी अगर सॉल्यूशन की बात आएगी तो उसमें चाइना को भी हमें शामिल करना पड़ेगा, और अगर हम नहीं करते हैं तो आगे जाके चाइना से भी प्रॉब्लम रहेगी शख्सगाम वैली और अक्साई चिन के कंट्रोल को लेकर। तो इसीलिए ये मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुका है। 47-48 की लड़ाई के बाद शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर बना दिया गया। पहले तो उन्हें इमरजेंसी में, वो जो इमरजेंसी गवर्नमेंट थी उसमें बनाया गया था अध्यक्ष। फाइनली उन्हें एक जो सरकार बनी वहाँ पे उसका भी प्राइम मिनिस्टर उन्हें ही बनाया गया। ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन होती है, उसे कश्मीर में पहले प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। और इस सरकार का नेतृत्व किया शेख अब्दुल्ला ने। और शेख अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि भारत के एक कैबिनेट मंत्री थे और पहले कश्मीर में भी राजा को अपनी सेवाएं दे चुके थे, दोनों ने मिलकर ड्राफ्ट किया आर्टिकल 370। ये भारत के संविधान का आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। कई लोग इसे कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल समझते हैं, ऐसा नहीं है। इसके तहत भारत के संविधान में एक स्पेशल अलाउंसेस दी गई हैं कश्मीर को, और ये टेम्पररी हैं। ये शब्द वहाँ पे यूज़ किया गया है, इट इज़ अ टेम्पररीली स्पेशल अलाउंसेस, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को कुछ खास रियायतें देती है, जिनमें से मुख्यतः ये है कि वहाँ की जो स्टेट असेंबली है वो काफ़ी पावरफुल है। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर लॉज बनाने का अधिकार वहाँ की स्टेट असेंबली को है। पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है सेंट्रल सब्जेक्ट पे और यूनियन सब्जेक्ट पे, तो भी वहाँ की स्टेट असेंबली को उसे एग्री करना पड़ता है, तभी वहाँ पे वो लागू होगा। और कई तरह के रूल्स हैं। एक बहुत ही बड़ा रूल ये है कि बाहर का, यानी कि कश्मीर स्टेट के बाहर का कोई भी भारतीय सिटीज़न वहाँ पर जाकर परमानेंटली सेटल नहीं हो सकता या फिर ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये इसलिए रखा गया ताकि कश्मीर के लोग जो हैं वो अपना यूनिकनेस बरकरार रखें। तो ये एक बहुत ही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है भारत में कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए या रखा जाए। सबसे पहली बात, इसे लाया क्यों गया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर का ऐसा मानना था कि क्योंकि कश्मीर अभी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, यानी कि 1948 में जब ये लाया गया आर्टिकल, तब कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया था, आधे कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा था। तो इसीलिए इसके सर्कमस्टांसेस बहुत ही यूनिक हैं, और इन्हीं यूनिक और अनोखे सर्कमस्टांसेस के कारण उन्होंने कहा कि अभी कश्मीर भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। और शेख अब्दुल्ला ने भी इसे अपना पूरा सपोर्ट दिया। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और BR अम्बेडकर इसके पूरी तरह से खिलाफ थे। BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 370 ड्राफ्ट करने से मना कर दिया था। उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, लेकिन आर्टिकल 370 उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसे ड्राफ्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये भारत की इंटीग्रेशन के खिलाफ है। तो इस तरह से काफ़ी मतभेद थे उस वक्त भी भारत सरकार के मंत्रियों के बीच में ही।
लेकिन फिर भी इसे ड्राफ्ट किया गया और कुछ स्पेशल अलाउंसेस दी गई और कुछ छोटे मोटे अलाउंसेस हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा होगा और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी ख़रीदने के राइट्स हैं वो लिमिटेड हैं, वहाँ पे बस नहीं सकते, और मेनली इमरजेंसी पावर्स के जो लॉज हैं वो वहाँ पे कुछ अलग हैं। आपको अगर आर्टिकल 370 के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप हमारा स्पेशल वीडियो देख सकते हैं स्टडी IQ पे, जो कि आर्टिकल 370 के बारे में बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले कुछ सालों का घटनाक्रम देखेंगे। तो देखिए 1953 तक शेख अब्दुल्ला उस सरकार के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उन्हें 53 में उस पोस्ट से हटा दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ अनबन थी। जवाहरलाल नेहरू ने ये करवाया था, ऐसा कहा जाता है, और उनकी जगह किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अगले 11 साल वो जेल में रहे और फाइनली उन्हें 1964 में रिहा किया और फिर से उनकी नेहरू से बातचीत शुरू हुई कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। नेहरू ने उन्हें कश्मीर मुद्दे की बातचीत के लिए पाकिस्तान भेजा और जब शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान गए तो उन्हें वहाँ पे अच्छे से रिसीव किया गया और अयूब खान जो कि पाकिस्तान के लीडर थे उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन उसी वक्त नेहरू की मौत हो गई और उसके बाद ये बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई। फिर से शेख अब्दुल्ला को कुछ साल के लिए जेल में डाल दिया गया और 1974 में जाके फाइनली शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं कश्मीर के, और ये संभव हुआ इंदिरा शेख अकॉर्ड से। इंदिरा शेख अकॉर्ड्स की मेन बात ये थी कि शेख अब्दुल्ला की जो प्लेबिसाइट की डिमांड थी, जो कि प्लेबिसाइट प्रॉमिस किया गया था, उसकी डिमांड वो लगातार करते आ रहे थे, वो डिमांड उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा कि अब प्लेबिसाइट इस वक्त पॉसिबल नहीं है। भारत सरकार ने ऐसा कहा था कि प्लेबिसाइट पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है, ग्राउंड पे रियलिटी अब काफ़ी अलग है, और शेख ने भी ऐसा माना और शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए, चुनाव हुए और अगले 9 साल तक वही चीफ मिनिस्टर है। उनकी मौत होती है 1982 में। उसके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने। 1984 में इंडियन आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर पे अपना कब्जा कर लिया। सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल कश्मीर के उत्तर में स्थित है, ये आप देख सकते हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर है, वाइट कलर में जो दिख रहा है, ये दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है और पहले इस पर किसी का कब्जा नहीं था क्योंकि ये इतना दुर्गम स्थल है कि यहाँ पहुँचना ही मुश्किल है। तो 84 में हमें ऐसा पता चला कि पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, तो भारत ने भी अपनी कोशिशें शुरू करी और भारत पाकिस्तान की आर्मी से पहले वहाँ पहुँच गया और इस वक्त ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, सबसे अधिक ऊंचाई पे। तो ये सियाचिन ग्लेशियर का मामला। और एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सियाचिन कितना स्ट्रैटेजिकली कितना इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान और चाइना को बीच में रोकता है। यानी कि अगर सियाचिन पे हमारा कब्जा ना हो तो ये पूरा इलाका एक हो जाएगा, पाकिस्तान और चाइना डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि भारत सियाचिन पे कब्जा करके बैठा है तो हमारे पास स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ऊंचाई पे भारत की फ़ौज यहाँ पे पहुँची हुई है, तो इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि इस एरिया पे कब्जा हो जाए। और ये एक रीज़न ये भी था कि 1999 में जब कारगिल वॉर छिड़ा तो एक उद्देश्य पाकिस्तानी आर्मी का सियाचिन पे कब्जा करना था। अब हम आगे बढ़ेंगे और मिलिटेंसी या फिर इंसर्जेंसी के बारे में बात करेंगे, जो 1990 से कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड मिलिटेंसी चल रही है। तो इसकी शुरुआत होती है 1987 से। 87 में कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में बहुत ही भारी गड़बड़ी की गई और ऐसा कहते हैं कि ये गड़बड़ी इसलिए की गई ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की जो कोएलिशन सरकार थी वो पावर में आ जाए। इन दोनों पार्टियों के बीच में कोएलिशन था, तो ये दोनों पावर में आ जाएं, इसीलिए वहाँ पे चुनावों में धांधली करी गई और इसके कारण वहाँ पे उनकी भारी बहुमत से जीत हुई। जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आते हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए और स्ट्राइक्स हुई बहुत लंबे समय तक, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। और इन हिंसक प्रोटेस्ट के दौरान ही पाकिस्तान ने इस बात का फ़ायदा उठाया और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों को इन हिंसक प्रोटेस्ट में शामिल किया और इसको कश्मीर की आज़ादी से जोड़ दिया और इसी तरह से ये सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी शुरू हुई। तो इन्होंने इन प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाकर इसे कश्मीर की आज़ादी से जोड़ दिया, कहा कि ये चुनाव भी गलत हैं, भारत की सरकार हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है और अब भारत को कश्मीर छोड़ देना चाहिए। इस तरह की डिमांड्स के साथ JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन ने वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू किए, कई लोगों को मारा गया, कई तरह की हिंसक घटनाएँ हुई, अटैक्स हुए, बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हुए। जवान कश्मीरी लड़कों को LOC के उस पार भेजकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो टेररिस्ट बन सकें और इन टेररिस्ट कैंप्स को ISI और अलग अलग टेररिस्ट संगठन जो हैं वो चलाते थे। और अफ़गानिस्तान के कई मुजाहिदीन जो अफ़गानिस्तान में सोवियत
यूनियन से लड़ रहे थे पिछले 10 सालों से, वो भी इस एरिया में आके कश्मीर में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी बीच कश्मीरी पंडित एक बहुत ही प्रोमिनेंट माइनॉरिटी थी कश्मीर घाटी की। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त सिर्फ जो कश्मीर वैली है, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट की नहीं, सिर्फ कश्मीर घाटी की। कश्मीर घाटी में लगभग 3 लाख कश्मीरी पंडित थे, और हालांकि इनका नंबर बहुत ही कम था, लेकिन ये काफ़ी एफ्लुएंट थे, यानी अच्छी नौकरियों पे थे, अच्छी पोस्ट पे थे, इनके पास पैसा भी अच्छा था और ये पढ़े लिखे भी थे। तो कश्मीरी पंडित जो कि हिंदू हैं, इनके खिलाफ धमकियां आनी शुरू हुई और कई बड़े बड़े कश्मीरी पंडित प्रोमिनेंट नेताओं को मार दिया गया, सरेआम गोली मारी गई। एक हाईकोर्ट के जज, एक कश्मीरी पंडित हाईकोर्ट जज को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। लगभग 200 से 300 कश्मीरी पंडितों को 2-3 महीने के अंदर अंदर मार दिया गया। और फाइनली जनवरी 1990 तक पब्लिकली अखबारों में धमकियां छपने लगी कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ देना चाहिए, और लाउड स्पीकर से इस तरह के अनाउंसमेंट होने शुरू हुए कि अगर आप नहीं छोड़ते हो तो आपको मार दिया जाएगा या फिर आपके साथ अन्य तरह की ज़्यादतियाँ की जाएंगी। तो 19 और 20 जनवरी की रात को लगभग 2.5 से 3 लाख कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर की घाटी छोड़ दी। और ऐसा इसीलिए भी हुआ क्योंकि उस वक्त वहाँ पे जो सरकार थी, आपको याद हो जो 87 में इलेक्शंस हुए थे उसमें सरकार बनी थी फारूक अब्दुल्ला की, उस सरकार ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि काफ़ी समय से प्रोटेस्ट चल रहा था। और सेंटर ने एक नया गवर्नर भेजा था वहाँ पे जिनका नाम था जगमोहन, और कहा था कि अगर जगमोहन को गवर्नर बनाया जाता है तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा। और ऐसा ही हुआ, जगमोहन को गवर्नर बनाया गया, फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया और इसीलिए कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कश्मीर में लॉलेस स्थिति थी। गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया था। और ऐसी स्थिति में कश्मीरी पंडितों को धमकियां मिलनी शुरू हुई और इसीलिए कश्मीरी पंडित वहाँ से रातों रात अपने घर, बिजनेसेस और सारी प्रॉपर्टी वहाँ पे छोड़कर चले आए जम्मू में। और जम्मू और दिल्ली में आज दिन तक ये लोग कैंप्स में रह रहे हैं। इन कैंप्स में इनकी हालत बहुत ही ख़राब है, काफ़ी गरीबी में इनका जीवन यापन हो रहा है। और इसके कारण कई बार ये आवाज़ उठाई जाती है, कई बार ये डिमांड होती है कि कश्मीरी पंडितों को फिर से अपने घरों में भेजा जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए, लेकिन इसके भी खिलाफ अब वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। इस बढ़ती मिलिटेंसी और आतंकवाद के कारण भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू किया, यानी कि आफ्सपा। ये भारत में पहली बार लागू नहीं हुआ था, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में ये काफ़ी सालों से लागू था, लेकिन कश्मीर में पहली बार इसे लागू किया 1990 में। और इसके तहत कुछ स्पेशल पावर मिलती है भारत की फ़ौज को, और जिसमें कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। आप वार्निंग देकर किसी पर गोली चला सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है या फिर हमला करने वाला है, और किसी के भी घर में घुस के आप सर्च कर सकते हैं। इस तरह के पावर्स फौज को दिए जाते हैं। ये पावर देने ज़रूरी थे क्योंकि वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इतनी ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं होनी शुरू हो गई थी कि पुलिस और CRPF जैसे बलों के बस की बात नहीं थी कि इसे रोका जाए। इसीलिए आर्मी को बुलाया गया और तब से आर्मी कश्मीर में है और काफ़ी संख्या में आर्मी वहाँ पे आज भी स्थित है। और लगभग अगले 14 सालों तक आर्मी ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाए, और इस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के कारण लगभग 2004 के बाद ये मिलिटेंसी थोड़ी कम हुई है। लेकिन 1990 और अर्ली 2000s तक पूरे कश्मीर में बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हुई। LOC के पार से आतंकवादियों को घुसाया जाता है, घुसपैठ कराई जाती है पाकिस्तान द्वारा, और फिर ये आकर कश्मीर में, जम्मू में हमले करते थे और कई लोगों को मारा गया, बॉम्ब ब्लास्ट किए गए। और इसी तरह से अगले 15 साल तक कश्मीर की हालत काफ़ी ख़राब रही। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक LOC सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन होता है, यानी कि जो LOC पे गोलीबारी होती है उसको बंद किया गया। और इस LOC सीज़ फायर एग्रीमेंट के बाद भी घुसपैठ में थोड़ी कमी आई है। और 2004 के बाद से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मिलिटेंसी थोड़ी सबसाइड हुई है, लेकिन अभी भी ये मौजूद है क्योंकि आप न्यूज़ में देखते ही होंगे कि कश्मीर में अभी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कई आतंकवादी मारे जाते हैं, हर हफ्ते हर महीने इस तरह की न्यूज़ आ ही जाती है। तो ये था कश्मीर इशू के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।